नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विचार में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जनगणना यानी सेंसस, जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे ना, तो वैश्विक स्तर पर पहली बार एक व्यवस्थित तरीके से जनगणना करने का श्रेय स्वीडन को जाता है। अच्छा, स्वीडन को? हाँ, जहाँ 1749 में ये काम हुआ था। और आज हम जो हर 10 साल में जनगणना देखते हैं, जिसे दशकीय जनगणना कहते हैं, उसका विचार सबसे पहले 1790 में अमेरिका ने पेश किया था। मतलब स्वीडन और अमेरिका तो बहुत पहले से ये कर रहे थे। लेकिन जब भारत का ख्याल आता है तो मेरे मन में हमेशा ये शंका रहती है कि क्या ये ब्रिटिश राज में सिर्फ हम पर टैक्स लगाने की कोई चाल थी? वो कैसे? मेरा मतलब है, उस दौर में उनका मुख्य मकसद तो यही जानना रहा होगा ना कि किस इलाके से कितना राजस्व या टैक्स निकाला जा सकता है। देखिए, ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक है और काफी हद तक सच भी है कि शुरुआती दौर में अंग्रेजों के आर्थिक हित इसके पीछे थे। हाँ, वही तो। लेकिन धीरे धीरे इस प्रक्रिया ने एक प्रशासनिक शक्ल ले ली। भारत में पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना की कोशिश हुई थी। 1872 में? हाँ, पर वो एक अनियमित प्रयास था जो देश के कुछ ही हिस्सों तक सीमित था। लेकिन जो पहली समकालिक और नियमित दशकीय जनगणना थी ना, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई। अच्छा, तो 1881 से ये रेगुलर हो गया? बिल्कुल। और इस पूरी कहानी में एक नाम अक्सर भुला दिया जाता है, हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर? हाँ, इन्होंने पहली बार एक भारतीय नगर की पूरी और व्यवस्थित जनगणना कराई थी और इसी ऐतिहासिक योगदान के कारण उन्हें भारतीय जनगणना का पितामह कहा जाता है। अरे वाह, भारतीय जनगणना का पितामह। ये नाम तो इतिहास की किताबों में कहीं छुप सा गया है, लेकिन वो तो गुलामी का दौर था। आजादी के बाद तो हमने अपनी इस पूरी प्रक्रिया को अपने तरीके से ढाला होगा, है ना? बिल्कुल ढाला। इस प्रक्रिया को एक ठोस कानूनी आधार दिया गया। 1948 में जनगणना अधिनियम पारित हुआ। 1948 में। और अगर हम इसे भारतीय संविधान के नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब राज्य सरकारों का इसमें कोई सीधा रोल नहीं है? नहीं, संविधान के 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची है, उसके अनुच्छेद 246 के तहत ये काम पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है। इस पूरी महागिनती की कमान महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त यानी आरजीआई के हाथों में होती है। एक मिनट, हाँ, यहाँ एक बात जो मुझे हमेशा उलझाती है वो ये कि लोग अक्सर जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण को एक ही तराजू में तौलने लगते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है, जबकि दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है ना? ये बहुत ही अहम बिंदु उठाया आपने। कानूनी तौर पर दोनों बिल्कुल अलग हैं। जहां जनगणना कराना पूरी तरह से केंद्र सरकार का काम है, वहीं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। अच्छा, समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट। हाँ, इसका मतलब है कि परिवार नियोजन पर केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने नियम बना सकते हैं, लेकिन देश की आबादी गिनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है। ठीक है, तो अगर गिनती करना इतना ही अहम है तो चलिए उन असल आंकड़ों की तरफ रुख करते हैं जो दिखाते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल। मैंने शुरुआत में एक घटती हुई आबादी का जिक्र किया था, वो क्या रहस्य है? वो जनसांख्यिकी के इतिहास का सबसे अहम मोड़ है। इसे 1921 का महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर? हाँ, 1911 से 1921 का दशक हमारे इतिहास का इकलौता ऐसा समय था जब भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। मतलब आबादी बढ़ने की बजाय घट गई थी? एग्जैक्टली, आबादी बढ़ने के बजाय लगभग 0.31% घट गई थी। नकारात्मक वृद्धि, ये तो बहुत अजीब है। और अगर मैं इसे आज के हालात से जोड़कर देखूं तो हाल ही में दुनिया ने कोविड-19 महामारी का जो कहर देखा, शायद उस वक्त हालात उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक रहे होंगे। हाँ, आपकी ये तुलना हालात की गंभीरता को बहुत सही से दर्शाती है। उस भयंकर गिरावट का कारण सिर्फ एक नहीं था। और क्या कारण थे? देखिए, अकाल और प्रथम विश्व युद्ध तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण था स्पैनिश फ्लू महामारी। उस समय चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी कमजोर थीं कि मृत्यु दर भयानक रूप से बढ़ गई थी। बाप रे! और इसी वजह से कुल आबादी ही सिकुड़ गई। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो इतनी भयानक त्रासदी के बाद देश की जनसंख्या ने वापसी कैसे की? क्या अचानक से जन्मदर बढ़ गई थी? नहीं, जन्मदर में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आया था। तो फिर क्या हुआ? दरअसल बदलाव मृत्यु दर में आया। आजादी के बाद के दशकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में थोड़ा सुधार हुआ, जिससे लोगों की औसत आयु बढ़ी और मृत्यु दर में भारी कमी आई। समझ गया। लेकिन जन्म दर वैसी ही बनी रही।
तो इसी असंतुलन के कारण 1951 से 1981 के काल को भारत में जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का काल कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट? हाँ, और सबसे तेज रफ्तार हमने 1961 से 1971 के बीच देखी, जब दशकीय वृद्धि दर लगभग 25% पहुंच गई थी। 25%? मतलब सिर्फ 10 सालों में आबादी में 25% का इजाफा? बिल्कुल। और अगर हम इसे ताजा आंकड़ों मतलब 2011 से मिलाएं तो तस्वीर कैसे दिखती है? 2011 तक आते आते ये रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। वृद्धि दर घटकर करीब 17.7% रह गई। अच्छा, तो स्पीड कम हुई है। हाँ, ये दर्शाता है कि आबादी बढ़ तो रही है, लेकिन अब उसके बढ़ने की गति कम होने लगी है। हालांकि इसमें भी राज्यों के बीच भारी असमानता है। असमानता कैसे? एक तरफ मेघालय है, जहां करीब 28% की वृद्धि हुई, और दादरा और नगर हवेली में तो ये वृद्धि 55% से भी ऊपर थी। 55%? और वहीं दूसरी तरफ नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसने 2011 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की, मतलब -0.6%। नागालैंड में नकारात्मक वृद्धि, ये भारत की विविधता का एक और अजीबोगरीब पहलू है। खैर, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को समझने के बाद अब आजाद भारत की 7वीं और कुल 15वीं जनगणना यानी 2011 की एक बड़ी तस्वीर पर आते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है उस समय हर जगह एक शुभंकर दिखता था, प्रगणक शिक्षिका, जिसके हाथ में रजिस्टर था, और वो नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। में बहुत विशाल था। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब दर्ज की गई थी। 1.21 अरब? मतलब ये पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 17.5% है। सरल शब्दों में कहें तो दुनिया का हर छठा व्यक्ति एक भारतीय है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। उस समय हम आबादी के मामले में केवल चीन के बाद दूसरे स्थान पर थे, जिसके पास दुनिया की करीब 19% आबादी थी। जब हम 1.25 अरब लोगों की बात करते हैं तो मेरा दिमाग तुरंत लैंगिक विभाजन की तरफ जाता है। वो कैसे? हमने हमेशा सुना है कि भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम रही है। क्या 2011 के आंकड़ों में कोई वास्तविक सुधार दिखा या ये सिर्फ बातें ही हैं? देखिए, आंकड़े इस विभाजन को बहुत साफ तौर पर दिखाते हैं। इस 1.21 अरब की आबादी में पुरुषों की हिस्सेदारी करीब 51.5% यानी लगभग 62 करोड़ थी। और महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 48.5% यानी लगभग 580 करोड़ थी। मतलब फर्क तो है। हाँ, और 2011 के जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। उनकी रिपोर्ट में एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण था। कौन सा? 0 से 6 वर्ष के बच्चों की आबादी, जो कि करीब 158 मिलियन थी, उसका प्रतिशत 2001 की तुलना में घट गया था। अच्छा, बच्चों की आबादी का प्रतिशत घटना, मतलब इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि जन्म दर में अब गिरावट आनी शुरू हो गई है। लोग शायद छोटे परिवारों की अहमियत समझने लगे। हाँ, ये एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन एक और सवाल है, ये पूरी की पूरी आबादी आखिर रहती कहाँ है? क्योंकि हर राज्य का आकार तो अलग है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। जनसंख्या का वितरण बेहद असमान है। केवल 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, मिलकर पूरे देश की 1/3 से ज्यादा आबादी समेटे हुए हैं। 1/3 से ज्यादा सिर्फ 3 राज्यों में? बिल्कुल। अकेले उत्तर प्रदेश में ही देश की 16.5% आबादी रहती है। इसके ठीक उलट न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं। सिक्किम की आबादी तो शायद बहुत ही कम है। हाँ, सिक्किम की आबादी तो मात्र 6 लाख के आसपास थी। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो दिल्ली सबसे ऊपर है और लक्षद्वीप सबसे नीचे। ये असमानता कितनी ज्यादा है, इसे मैं जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या से समझाना चाहूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, राष्ट्रीय औसत करीब 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब जरा अरुणाचल प्रदेश के बारे में सोचिए, वहां मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सिर्फ 17? हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे एक विशाल खाली फुटबॉल स्टेडियम में सिर्फ 17 लोग टहल रहे हों। और वहीं दूसरी तरफ बिहार है, जहां 1100 से ज्यादा लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बिल्कुल। और दिल्ली में तो ये आंकड़ा 11,000 के पार है। ये तो ऐसा है जैसे सुबह 9 बजे की लोकल ट्रेन में भारी भीड़ घुसी हुई हो और पैर रखने की भी जगह ना हो। ऐसे में जमीन और पानी जैसे संसाधनों पर कैसा दबाव पड़ता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आपकी ये तुलना हालात की गंभीरता को एकदम सटीक तरीके से पेश करती है। इसी वजह से मिजोरम और अंडमान निकोबार जैसे इलाके, जहां घनत्व बहुत कम है, वहां जीवन की गति उस भारी भरकम लोकल ट्रेन के मुकाबले एकदम शांत डिब्बे जैसी है। सही कहा। तो अब हमारे पास सघन शहरों से लेकर खाली पहाड़ों तक की तस्वीर है। लेकिन सिर्फ लोगों की भीड़ गिनने से ये पता नहीं चलता कि उनका जीवन कैसा है। क्या वे सच में तरक्की कर रहे हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं आप? हाँ,
आंकड़े उनकी शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता के बारे में क्या कहते हैं? इसके लिए हमें साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट को देखना होगा। जनगणना में साक्षरता की परिभाषा बहुत बुनियादी है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। सिर्फ पढ़ और लिख सकता है? हाँ। 2011 में राष्ट्रीय साक्षरता दर 74% के करीब थी। लेकिन इसमें भी एक गहरी खाई है। कैसी खाई? देखिए, पुरुषों की साक्षरता जहां 82% से ऊपर थी, वहीं महिलाओं की साक्षरता 65% के आसपास ही थी। शिक्षा में भी लैंगिक असमानता। ये तो और राज्यों के बीच का अंतर तो और भी दिलचस्प होगा। दिलचस्प के साथ साथ ये चिंताजनक भी है। शीर्ष राज्यों में केरल 94% साक्षरता के साथ सबसे ऊपर है। केरल हमेशा टॉप पर रहता है। बिल्कुल। उसके बाद मिजोरम और गोवा का नंबर आता है, लेकिन निचले क्रम में बिहार करीब 62% के साथ सबसे पीछे है और अरुणाचल व राजस्थान की स्थिति भी खास अच्छी नहीं है। और अगर हम अलग अलग समुदायों की बात करें तो श्रेणियों के आधार पर देखें तो अनुसूचित जाति की साक्षरता 66% और जनजाति की 59% के करीब है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है। शिक्षा के बाद जब हम समाज के आईने की बात करते हैं तो लिंगानुपात का मुद्दा सबसे ज्यादा चुभता है। आपने कहा कि महिलाओं की कुल आबादी करीब 48.5% है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की ताजा स्थिति क्या थी? 2011 में भारत का सामान्य लिंगानुपात 933 से बढ़ के 943 हो गया था। 943? हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में ये 949 था, जो शहरी क्षेत्रों के 929 से बेहतर है। राज्यों में केरल सबसे आगे था, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थीं। और सबसे नीचे? सबसे नीचे हरियाणा था, जहां ये आंकड़ा मात्र 879 था। एक मिनट, अगर सामान्य लिंगानुपात 933 से 943 हो गया है तो ये तो जश्न मनाने वाली बात है। इसका सीधा मतलब तो ये निकलता है कि समाज आगे बढ़ रहा है और महिलाओं की स्थिति सुधर रही है। फिर चिंता की क्या बात है? यहीं पर हमें एक कदम पीछे हटकर गहराई से देखना होगा। इसे डेटा की दुनिया में डाइवर्जेंस वार्निंग या विरोधाभासी चेतावनी कहते हैं। मतलब जो चीज सतह पर अच्छी दिख रही है, उसकी असलियत काफी स्याह है। अगर हम इस सामान्य लिंगानुपात को छोड़कर शिशु लिंगानुपात पर नजर डालें, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या, तो तस्वीर बहुत डरावनी हो जाती है। डरावनी? ऐसा क्या है उन आंकड़ों में? क्योंकि 2001 में शिशु लिंगानुपात 927 था, जो 2011 में सुधरने के बजाय गिरकर 919 हो गया। 919 हो गया? ये तो कम हो गया। बिल्कुल। समाजशास्त्र में इसे मिसिंग विमेन या लापता महिलाओं का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सामान्य लिंगानुपात इसलिए बेहतर दिख रहा है क्योंकि जो महिलाएं पहले से जीवित हैं, वे अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण अधिक समय तक जी रही हैं। अच्छा, तो ओवरऑल नंबर बढ़ा हुआ दिख रहा है। हाँ, लेकिन शिशु लिंगानुपात का गिरना एक सीधा और कड़वा संकेत है कि हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या और लिंग आधारित भेदभाव जैसी अमानवीय प्रथाएं अभी भी गहराई तक जड़े जमाए हुए हैं। ये तो सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब एक तरफ हम चांद पर जाने की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी बच्चियों को जन्म लेने का अधिकार तक नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ पैसे या विकास की बात नहीं है, क्योंकि जो राज्य आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, वे भी इस मामले में पीछे हैं। यह एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। हरियाणा और पंजाब जैसे कृषि और आर्थिक रूप से संपन्न राज्य इस शिशु लिंगानुपात के मामले में सबसे नीचे हैं, जहां यह आंकड़ा क्रमशः 834 और 846 तक गिर गया था। 834? ये तो बहुत कम है। और इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्य और अंडमान जैसे केंद्र शासित प्रदेश इसमें सबसे ऊपर हैं, जहां बालिकाओं का असल में स्वागत होता है। ये गहरी सामाजिक चिंता हमारे समाज के ताने बाने पर बहुत बड़े सवाल उठाती है। और देखिए, इस सामाजिक ढांचे से जुड़ी एक और बड़ी बात है लोगों का अपने घर छोड़कर शहरों की तरफ भागना। पलायन या माइग्रेशन। भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये कहावत आज भी काफी हद तक सच है। बिल्कुल। 2011 के अनुसार हमारी लगभग 69% आबादी ग्रामीण है और 31% आबादी शहरी है। हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक ग्रामीण राज्य है, जहां 90% लोग गांवों में रहते हैं, जबकि गोवा सबसे अधिक शहरी राज्य है। लेकिन प्रवास की रफ्तार तेज हो रही है। और इसके पीछे के कारण भी बहुत स्पष्ट है ना? बिल्कुल। इसमें 2 तरह के कारक काम करते हैं। पहले है पुश कारक या धकेलने वाले कारण, जैसे गांवों में खेती पर निर्भरता, अच्छी शिक्षा की कमी और बेरोजगारी, जो इंसान को अपना घर छोड़ने पर मजबूर करते हैं। मजबूरी में घर छोड़ना? हाँ। दूसरे हैं पुल कारक या खींचने वाले कारण, जैसे शहरों में कल कारखाने, रोजगार के नए साधन और बेहतर जीवन शैली का आकर्षण, जो लोगों को शहरों की तरफ खींचता है। तो जब ये लोग अलग अलग कोनों से निकल कर आते हैं तो भारत की भौगोलिक और आर्थिक विविधता एक नई शक्ल लेती है। इसी विविधता से जुड़ा एक और रहस्य है।
मैंने शुरुआत में शून्य आबादी वाले राज्यों का जिक्र किया था। हाँ, वो बहुत ही दिलचस्प डेटा है। देखिए, जनगणना सिर्फ कुल आबादी नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति का भी नक्शा खींचती है। पूरे देश में अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी लगभग 17% है। अगर हम सिर्फ संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा एससी आबादी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर हम राज्य के कुल आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पंजाब सबसे आगे है। अच्छा, प्रतिशत में पंजाब आगे है? हाँ, जहां करीब 32% आबादी एससी है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी देश में करीब 9% है। सबसे ज्यादा एसटी संख्या मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत के मामले में लक्षद्वीप और मिजोरम सबसे आगे हैं, जहां 94% से अधिक आबादी एसटी वर्ग की है। और यहीं पर वो चौंकाने वाला तथ्य आता है। इतने विशाल और विविध देश में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जाति की आबादी बिल्कुल शून्य है। बिल्कुल शून्य। और ठीक इसके उलट पंजाब और हरियाणा में अनुसूचित जनजाति की आबादी शून्य दर्ज की गई है। मतलब एक पूरे राज्य में इस वर्ग का एक भी व्यक्ति नहीं है। ये भौगोलिक और ऐतिहासिक बसावट का कितना अद्भुत उदाहरण है। हाँ, ये भारत की सामाजिक संरचना की जटिलता को दर्शाता है। इसी तरह 2011 में धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े भी कुछ नई प्रवृत्तियां सामने लाए। वो कैसे? पहली बार ऐसा हुआ जब हिंदू जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या के 80% से थोड़ा नीचे यानी करीब 79.8% दर्ज किया गया। अच्छा। अन्य समुदायों में मुस्लिम आबादी लगभग 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख करीब 1.7% और बौद्ध व जैन 1% से भी कम दर्ज किए गए। इन अलग अलग समुदायों के आंकड़ों में भी कुछ बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिलते हैं, जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। इस विविधता को गहराई से समझें तो उदाहरण के तौर पर लिंगानुपात के मामले में ईसाई धर्म के लोगों में ये सर्वाधिक है। प्रति 1000 पुरुषों पर 1023 महिलाएं। मतलब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं। हाँ, जबकि ये सबसे कम सिख समुदाय में है। वहीं अगर हम शिक्षा की बात करें तो साक्षरता दर जैन धर्म के लोगों में सर्वाधिक पाई गई, जो करीब 95% थी। 95%? और सबसे कम? सबसे कम साक्षरता मुस्लिम समुदाय में दर्ज की गई, जो करीब 44% थी। तो हमने इतिहास खंगाल लिया, जन दर, शिक्षा, प्रवास और धर्म से जुड़े आंकड़े देख लिए, लेकिन सवाल यह है कि इस सारे डेटा का आखिर फायदा क्या है? इन नंबरों से हमारे देश के भविष्य या हमारी अर्थव्यवस्था की कौन सी तस्वीर बनती है? अर्थशास्त्र की दुनिया में इसका जवाब एक बहुत ही भारी भरकम शब्द में छिपा है, जनसांख्यिकीय लाभांश, या जिसे अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश, इस भारी भरकम शब्द को थोड़ा खोलकर समझते हैं। श्योर। जब किसी देश की कुल आबादी में कार्यशील जनसंख्या यानी काम करने वाले वो लोग जिनकी उम्र 15 से 64 वर्ष के बीच होती है, उनका हिस्सा उन लोगों से ज्यादा हो जाता है जो दूसरों पर आश्रित हैं। आश्रित मतलब बच्चे और बुजुर्ग? हाँ, बिल्कुल। तो उस स्थिति को जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। भारत आज एक बहुत ही अनोखे मुकाम पर है। हमारी औसत आयु मात्र 28 से 29 वर्ष है। सिर्फ 28-29 वर्ष? हाँ, इसके बरक्स चीन या अमेरिका जैसे देशों को देखें तो वहां की औसत आयु 37 वर्ष से भी ऊपर जा चुकी है। अगर हम इसे एक तस्वीर में ढालें तो भारत का आयु पिरामिड नीचे से बहुत चौड़ा है, जो हमारी विशाल युवा आबादी को दर्शाता है, और ऊपर जाके ये संकरा हो जाता है। बिल्कुल सही। इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास काम करने वाले हाथ सबसे ज्यादा हैं। ये तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। ये एक सपना है, लेकिन इसकी एक समय सीमा भी है। आर्थिक सर्वेक्षणों के अनुसार भारत का ये जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 में अपने चरम या पीक पर पहुंचेगा। 2041 में? हाँ, और विशेषज्ञों की माने तो 2055 तक ही हमारे पास इस युवा ऊर्जा से आर्थिक लाभ उठाने का अवसर है। उसके बाद हमारी आबादी भी बूढ़ी होने लगेगी। इसे समझने के लिए मैं एक स्टार्टअप का उदाहरण देना चाहूंगा। बताइए। मान लीजिए भारत एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने अभी अभी एक विशाल ऊर्जा से भरी हुई और जुनूनी युवा टीम को काम पर रखा है, लेकिन इस स्टार्टअप के पास दुनिया पर छा जाने के लिए एक सीमित रनवे या समय सीमा है जो 2055 में खत्म हो जाएगी। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर हमने आज इन करोड़ों युवाओं को सही शिक्षा, हुनर और रोजगार नहीं दिया तो जो लाभांश आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही कल हमारी सबसे बड़ी चुनौती या शायद एक दुस्वप्न बन जाएगा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और डराने वाली हकीकत है, और भविष्य की इसी चुनौती से निपटने के लिए हमें नई और सटीक रणनीतियों की जरूरत है, जो केवल ताज़ा आंकड़ों से ही बन सकती हैं। हाँ, लेकिन ताज़ा आंकड़े तो अभी है नहीं हमारे पास। वही तो, 2021 की जो 16वीं जनगणना होनी थी वो कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हो पाई।
अब ये ऐतिहासिक महागिनती 2027 में होने की उम्मीद है। 2027 में? हाँ, जिसकी आधार तिथि 1 अक्टूबर 2026 मानी जा सकती है। और सुनने में आ रहा है कि 2027 की ये जनगणना पुराने सारे तरीकों को बदलने वाली है। रजिस्ट्रो और फाइलों का युग अब खत्म होने वाला है। बिल्कुल, ये तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ी छलांग होगी। 2027 की जनगणना भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। डिजिटल जनगणना। इसमें कागज और पेन की जगह मोबाइल ऐप और डिजिटल पोर्टल लेंगे। सबसे क्रांतिकारी कदम ये है कि इसमें नागरिकों को स्वगणना या सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प मिलेगा। अच्छा, मतलब लोग खुद अपना डेटा भर सकेंगे? हाँ, लोग खुद अपने फोन से सरकारी पोर्टल पर जाकर अपना और अपने परिवार का डेटा भर सकेंगे। क्या बात है। इस नए डिजिटल युग की जनगणना के लिए खास तैयारियां भी हुई हैं। इसके शुभंकर प्रगति, जो कि एक महिला प्रगणक है, और विकास, जो एक पुरुष प्रगणक है, तय किए गए हैं। प्रगति और विकास नाम भी बहुत सोच समझ कर रखे गए हैं। हाँ, इसका आदर्श वाक्य है जन भागीदारी से जन कल्याण। और आम जनता को इस डिजिटल बदलाव से जोड़ने के लिए देश के जाने माने रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सिलेक्शन विचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।